रशिया की एक 26 साल की आम लड़की चेस बैंक गई और उन्हें 100,000 लोन देने के लिए मना लिया। उसके पास ना कोई कोलैटरल था, ना क्रेडिट हिस्ट्री और ना ही कोई असली पहचान। उसका हथियार एक ऐसा साइकोलॉजिकल फॉर्मूला जो इतना पावरफुल था कि उसने सीईओज, बैंकर्स और न्यूयॉर्क के एलीट लोगों को 2 साल से ज्यादा समय तक बेवकूफ बनाया। एना डेल्वी ने कंप्यूटर्स को हैक नहीं किया, उसने दिमाग को हैक किया। और इस वीडियो के आखिर तक आपको उसका 4 स्टेप वाला साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट पता चल जाएगा। सबसे जरूरी बात, आप पहचान पाएंगे कि कोई आप पर इसे कब इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जो मैनिपुलेशन को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। एना का पहला साइकोलॉजिकल हथियार हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के सोशल प्रूफ कैस्केडिंग का फायदा उठाता है। उसने समझा कि अमीर लोग रिसर्च नहीं करते, वे बस मान लेते हैं। अगर आपको उनकी कम्युनिटी ने पहले ही अपना लिया है तो आपको उनका होना ही चाहिए। उसका एग्जीक्यूशन बहुत सटीक था। उसने यूरोपियन आर्ट डीलर्स, स्विस फैमिली ऑफिस और रशियन ओलिगार्क के साथ अपने कनेक्शन का नाम लिया। हमेशा इतना स्पष्ट कि फैक्ट चेकिंग से बचा जा सके और इतना विशिष्ट कि असली लगे। जब सवाल किया जाता तो वह बोरियत भरी चिड़चिड़ाहट के साथ जवाब देती, जैसे कि अपने कनेक्शन समझाना उसके लिए बहुत छोटा काम हो। यह न्यूरोसाइंटिस्ट डॉ मैथ्यू लिबरमैन के न्यूरल कन्फॉर्मिटी बायस को ट्रिगर करता है। जब हमारे दिमाग को हाई स्टेटस वाले लोगों से सोशल एक्सेप्टेंस के सिग्नल मिलते हैं तो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग सचमुच बंद हो जाती है। हम ट्राइब को फॉलो करने के लिए विकसित हुए हैं। एना ने खुद इवोल्यूशन को एक हथियार बना लिया। स्टैनफोर्ड की सोशल साइकोलॉजी लैब ने पाया कि 88% लोग अपना निर्णय तब बदल देते हैं जब उन्हें लगता है कि एक सोशल कॉन्सेंसस मौजूद है। एना को सबको मनाना नहीं पड़ा, उसे बस पहले कुछ लोगों को मनाना था, फिर साइकोलॉजी ने बाकी काम कर दिया। लेकिन सोशल प्रूफ सिर्फ सेटअप था। उसने आगे जो किया वह इतना साइकोलॉजिकली ब्रिलियंट है कि एफबीआई के बिहेवियरल एनालिस्ट्स अब उसकी टेक्निक का अध्ययन करते हैं। और डरावनी बात, यह शायद अभी आप पर इस्तेमाल हो रहा है। हथियार नंबर 2, जिसे मैं ऑडेसिटी एल्गोरिथम कहता हूं। जहां एमेच्योर छोटे फेवर्स के लिए पूछते हैं, वहीं मास्टर्स इतनी आउटरेजियस डिमांड्स करते हैं कि वे लेजिटिमेट लगती हैं। यह रहा फॉर्मूला, डिमांड हर्स एब्सर्ड स्केल, X अटल कॉन्फिडेंस, 0 जस्टिफिकेशन। एना ने 5,000 का लोन नहीं मांगा, उसने एक आर्ट्स फाउंडेशन के लिए 22 मिलियन की डिमांड की। उसने इकोनॉमी फ्लाइट्स की रिक्वेस्ट नहीं की, उसने प्राइवेट जेट्स की उम्मीद की। यह बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट डॉ डैन एरिली के कोहेरेंट आर्बिट्ररीनेस इफेक्ट का फायदा उठाता है। जब एक एक्सट्रीम एंकर पॉइंट दिया जाता है तो हमारा दिमाग यह तय करता है कि क्या रीजनेबल लगता है। उसकी 22 मिलियन की मांग ने 100,000 के लोन को कंजर्वेटिव महसूस कराया। फॉरेंसिक लिंग्विस्ट डॉ कैरोल लिबरमैन के वॉइस एनालिसिस से पता चला कि एना ने औसत वक्ताओं की तुलना में 35% अधिक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट और 48% कम अपोलोजेटिक क्वालिफायर का इस्तेमाल किया। उसने उम्मीद या शायद नहीं कहा, उसने अपनी रियलिटी के बारे में पूरी निश्चितता के साथ तथ्य बताए। कोलंबिया बिजनेस स्कूल के रिसर्च से पता चलता है कि कॉन्फिडेंट डिमांड्स हिचकिचाती रिक्वेस्ट्स की तुलना में 340% ज्यादा बार सफल होती है, भले ही कॉन्फिडेंट व्यक्ति के पास 0 क्रेडेंशियल हो। आप शायद सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ बेवकूफ लोगों पर काम करता है। गलत। उसकी अगली टेक्निक इतनी साइकोलॉजिकली एडवांस्ड है कि इसने प्रशिक्षित फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को भी बेवकूफ बना दिया। और डरावनी बात, आप इस बायस का इस्तेमाल हर दिन करते हैं। साइकोलॉजिकल हथियार 3, एंटाइटलमेंट एम्प्लीफिकेशन के साथ बिहेवियरल मिररिंग। एना ने सिर्फ अमीर होने का नाटक नहीं किया, उसने एक मेथड एक्टर की तरह अमीर बिहेवियर का अध्ययन किया जो एक रोल का अध्ययन करता है। उसने सर्विस स्टाफ से कभी प्लीज नहीं कहा, उसने 5 स्टार होटलों में छोटी मोटी असुविधाओं की शिकायत की। वह एक्सक्लूसिव अनुभवों से हमेशा बोर रहती थी। सबसे जरूरी बात, उसने कभी आभार व्यक्त नहीं किया। यह रूखापन नहीं था, यह सटीक साइकोलॉजी थी। इसने डॉ लियोन फेस्टिंगर द्वारा पहचाने गए कॉग्निटिव डिसोनेंस को ट्रिगर किया। जब होटल मैनेजर्स ने उसके बिहेवियर का सामना किया तो यह उनके धन के मानसिक मॉडल से पूरी तरह मेल खाता था। जब उसका कार्ड डिक्लाइन हो गया तो उनके दिमाग को एक संघर्ष का सामना करना पड़ा। या तो उनका अमीर व्यक्ति पता लगाने वाला सिस्टम खराब था या उनका पेमेंट सिस्टम खराब हो रहा था। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉ माइकल गजानिगा का रिसर्च दिखाता है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस का सामना करते समय हमारा दिमाग उस स्पष्टीकरण को चुनता है जिसमें सबसे कम मानसिक ऊर्जा की जरूरत होती है। एना को धोखाधड़ी के रूप में पूरी तरह से फिर से कैटेगराइज करने की तुलना में टेक्नोलॉजी कठिनाइयों को मान लेना आसान था। बीकमैन होटल के पूर्व कंसीयर्ज जेम्स मार्टिनेज ने बाद में गवाही दी। उसने बिल्कुल हमारे सबसे अमीर ग्राहकों की तरह व्यवहार किया।
हकदार, अधीर, तिरस्कारपूर्ण। हमने कभी सवाल नहीं किया क्योंकि अमीर लोग सचमुच ऐसा ही व्यवहार करते हैं। UCLA के सोशल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने पाया कि सटीक बिहेवियरल मिमिक्री से विश्वास में 29% और कंप्लायंस में 67% की वृद्धि होती है, यहां तक कि प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स के बीच भी। लेकिन यहां एना सचमुच खतरनाक बन गई। उसकी आखिरी टेक्निक ने सिर्फ लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया, इसने उन्हें अपने ही धोखे में भागीदार बना दिया। यह उसके साइकोलॉजिकल आर्सेनल का सबसे डरावना हिस्सा है। आखिरी हथियार, मैन्युफैक्चर्ड कॉम्प्लेक्सिटी के जरिए अथॉरिटी। जब पेमेंट फेल हो गए तो एना घबराई नहीं। उसने विस्तृत काल्पनिक बाधाएं खड़ी कर दी, जिससे उसके विक्टिम्स को न समझने के लिए बेवकूफ महसूस हुआ। मेरा स्विस बैंकर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल के कारण पहुंच से बाहर है। बंडेसबैंक के साथ स्विफ्ट कोड वेरिफिकेशन के कारण वायर में देरी हो रही है। ये झूठ नहीं थे, ये परिष्कृत फाइनेंशियल फिक्शन थे जिन्होंने डैनियल काहनमैन के कॉग्निटिव ईज बायस का फायदा उठाया। जब लोगों को जटिल, आधिकारिक लगने वाले स्पष्टीकरण मिलते हैं तो उनके दिमाग बिना समझे चुनौती देने के बजाय सम्मान करने की डिफॉल्ट स्थिति में आ जाते हैं। एना पर सवाल उठाना बौद्धिक शर्मिंदगी का जोखिम उठाना था। चेज बैंक की पूर्व एग्जीक्यूटिव पैट्रिशिया चेन ने स्वीकार किया। उसके स्पष्टीकरण इतने विस्तृत थे और उसने उचित बैंकिंग शब्दावली का इस्तेमाल किया। सवाल करते रहना अप्रूवल देने से ज्यादा शर्मनाक लगा। MIT की बिहेवियरल इकोनॉमिक्स लैब ने पाया कि 77% लोग कथित विशेषज्ञों से जटिल स्पष्टीकरण स्वीकार करेंगे, भले ही वे स्पष्टीकरण जानबूझकर बेतुके हों। अब मैं आपको कुछ डरावना दिखाने जा रहा हूं। ये सटीक टेक्नोलॉजियां सिर्फ धोखेबाजों द्वारा ही इस्तेमाल नहीं की जाती, वे हर जगह हैं। और जो आप अब देखने वाले हैं उसके बाद आप सोशल मीडिया, सेल्स पिच या यहां तक कि जॉब इंटरव्यू को पहले जैसा कभी नहीं देखेंगे। ये रहा एना डेल्वी का पूरा साइकोलॉजिकल आर्सेनल। हथियार विन, सोशल प्रूफ फैब्रिकेशन, 86% प्रभावशीलता दर, अस्पष्ट लेकिन प्रभावशाली नेम ड्रॉपिंग लोकेशन के माध्यम से पर्यावरणीय सोशल प्रूफ सवाल पूछने पर चिड़चिड़ाहट, कॉन्फिडेंस सिग्नल। हथियार 2, दी ऑन्डेसिटी एल्गोरिथम, 340% उच्च सफलता दर, अत्यधिक मांगे जो अपेक्षाओं को बदल देती हैं, जीरो जस्टिफिकेशन या स्पष्टीकरण डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, कभी रिक्वेस्ट नहीं। हथियार 3, एंटाइटलमेंट मिररिंग, 79% विश्वास वृद्धि, टारगेट क्लास के व्यवहार की परफेक्ट मिमिक्री, कॉग्निटिव डिसोनेंस का फायदा उठाना, दूसरों को अपने पक्ष में मानसिक कॉन्फ्लिक्टों को हल करवाना। हथियार 4, कॉम्प्लेक्सिटी शील्ड, 75% कंप्लायंस दर, परिष्कृत भाषा के माध्यम से अथॉरिटी सवाल पूछने को बौद्धिक रूप से जोखिम भरा बनाना, कॉग्निटिव ईज बायस का फायदा उठाना। ये टेक्नोलॉजी म्यूजियम पीस नहीं है, इन्हें आज भी एक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है। लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स फेक फॉलोअर काउंट के साथ सोशल प्रूफ फैब्रिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रिप्टोकरेंसी स्कैमर्स असंभव रिटर्न्स के साथ ऑन्डेसिटी एल्गोरिथम का उपयोग कर रहे हैं। डेटिंग ऐप मैनिपुलेटर्स हाई वैल्यू दिखने के लिए एंटाइटलमेंट मिररिंग का उपयोग कर रहे हैं। स्टार्टअप फाउंडर्स ड्यू डिलिजेंस से बचने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी शील्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। FBI साइबर क्राइम डेटा दिखाता है कि एना की नेटफ्लिक्स सीरीज प्रसारित होने के बाद से एना की टेक्नोलॉजियों का उपयोग करके सोशल इंजीनियरिंग हमलों में 67% की वृद्धि हुई है। लोग सचमुच उसकी प्लेबुक कॉपी कर रहे हैं। आपका साइकोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम इन रिसर्च बैक्ड स्ट्रेटजीज से शुरू होता है। सोशल प्रूफ टेस्ट, जब कोई कनेक्शन का नाम लेता है तो स्पेसिफिक वेरिफिएबल डिटेल्स मांगे। असली कनेक्शन वेरिफिकेशन का स्वागत करते हैं, नकली वाले टालते हैं। ऑन्डेसिटी रेड फ्लैग, जब डिमांड संबंध के अनुपात में न लगे तो रुकें, खुद से पूछें बाहर से यह कैसा दिखेगा। एंटाइटलमेंट चेक, ध्यान दें कि कोई व्यक्ति का व्यवहार दिखावटी रूप से अमीर या महत्वपूर्ण कब लगता है। असली कॉन्फिडेंस शांत होता है, दिखावटी कॉन्फिडेंस जोरदार होता है। कॉम्प्लेक्सिटी चैलेंज, जब स्पष्टीकरण अनावश्यक रूप से जटिल हो जाए तो सरल भाषा की मांग करें। यदि वे इसे सरल रूप से नहीं समझा सकते तो या तो वे इसे समझते नहीं हैं या वे कुछ छिपा रहे हैं। एना डेल्वी 4-12 साल जेल में काट रही है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजियां अभी भी जिंदा हैं। उसने साबित किया कि हमारी स्टेटस ओब्सेस्ड दुनिया में धारणा हकीकत बन सकती है जब तक ऐसा नहीं होता। असहज सच, इस वीडियो में हर तकनीक उन बायस का फायदा उठाती है जो हम सभी में है। उन्हें समझना उसके पीड़ितों का न्याय करना नहीं है, ये खुद को अगली एना डेल्वी से बचाना है। अगर इस साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन ने आपकी आंखें मैनिपुलेशन टेक्नोलॉजियों के लिए खोल दी जिनके बारे में आप नहीं जानते थे, तो अभी सब्सक्राइब करें। हम ऐसे लोगों की एक सेना बना रहे हैं जिन्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अगले हफ्ते
हम एलिजाबेथ होम्स और थेरानोस के पीछे की साइकोलॉजी का विश्लेषण कर रहे हैं कि कैसे उसने निवेशकों को 900 मिलियन दिए ऐसी तकनीक के लिए जो कभी अस्तित्व में नहीं थी। आपका होमवर्क, अपने दैनिक जीवन में इन 4 टेक्नोलॉजियों को देखें। जब आप उन्हें इस्तेमाल होते हुए देखें तो नीचे कमेंट करें। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के खिलाफ ज्ञान ही आपका सबसे अच्छा बचाव है। याद रखें, सबसे अच्छे कॉन आर्टिस्ट आपका पैसा नहीं लेते, वे आपसे उसे दिलवाते हैं। सतर्क रहें, संशयवादी रहें, और मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगा।